हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है। आज का जो टॉपिक रहेगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसका आज क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले मिनरल फाइनर देन 2 microns present in the soil were done for 2 soil samples A and B. The ratio of plasticity index to the percentage of clay size particle for the sample A and B are given in the table. देखिए हमारे पास इसमें 2 सैंपल दिए हुए हैं और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है और किसका रेशो दिया हुआ है, रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज ऑफ क्ले साइज़ का दिया हुआ है। सैंपल ए दिया हुआ है लेस देन 0.75 और सैंपल बी दिया हुआ है ग्रेटर देन 1.25। जो ये रेशो होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एक्टिविटी। ये एक्टिविटी होती है और ये रेशो किसका होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले मिनरल। ध्यान रखिए जो एक्टिविटी होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ बाय वेट ऑफ क्ले मिनरल का होता है। अब इसकी रेंज होती है एक्टिविटी की, एक्टिविटी और इस साइड को हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। अगर एक्टिविटी हमारे पास लेस देन 0.75 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इनएक्टिव। अगर 0.75 से ज़्यादा होती है एक्टिविटी और लेस देन 1.25 होता है इसे हम कहते हैं नॉर्मल एक्टिव, नॉर्मल एक्टिव। अगर एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.25 होते हैं इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव सॉइल, एक्टिव सॉइल। हमसे यही पूछा गया हुआ है कि 2 सैंपल्स है, एक ए सैंपल है एक बी सैंपल है। अगर लेस देन 0.75 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन 0.5 इनएक्टिव कहते हैं। अगर ग्रेटर देन 1.25 होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव सॉइल कहते हैं। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ए दिया हुआ है सैंपल ए इज़ इनएक्टिव, सैंपल बी इज़ एक्टिव। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, क्योंकि सैंपल ए लेस देन 0.75 है उसे हम लोग इनएक्टिव कहते हैं और सैंपल बी ग्रेटर देन 1.25 है उसे हम लोग एक्टिव सॉइल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट सेकंड, ए सॉइल सैंपल इज टेस्टेड फॉर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द ऑब्टेन वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 21। इन सच केस द सॉइल सैंपल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। तो अगर हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स 21 दिया हुआ है तो इसकी हम लोग रेंज देखते हैं। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक साइड को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 होता है उसे हम नॉन प्लास्टिक कहते हैं, नॉन प्लास्टिक। अगर IP यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 7 होता है उसे हम लो प्लास्टिक कहते हैं। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से ज़्यादा होती है पर 17 से कम होती है तो उसे हम लोग कहते हैं मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक। अगर IP ग्रेटर देन 17 होता है उसे हम हाई प्लास्टिक कहते हैं, हाई प्लास्टिक। और हमें यहाँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया हुआ है 21 और 21 कितना है 17 से ज़्यादा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं हाई प्लास्टिक। इसका जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है थर्ड, एक्टिविटी ऑफ ए सॉइल रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू। देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, एक्टिविटी किसका रेशियो होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, ये कंप्रेसिव का नहीं होता है। परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रिक्शन, यस ये किसका होता है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रिक्शन का होता है। तो याद रखिए जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी वो IP डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रिक्शन। और इसकी हमने अभी रेंज भी डिस्कस की थी, उसे भी ध्यान रखिए। फोर्थ है
The liquid limit and plastic limit of clay minerals is 45 and 25 respectively. What is the activity of clay materials if 20% by weight of particle of size less than 2 microns? इसमें देखिए हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्टिविटी। और एक्टिविटी कैसे फाइंड होती है, फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था अभी, एक्टिविटी IP डिवाइड बाय परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रिक्शन। ओके, हमें गिवन क्या दिया हुआ, लिक्विड लिमिट 45% और गिवन दिया हुआ है प्लास्टिक लिमिट 25%। अब IP कैसे होता है, IP को करते हैं जो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, IP लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब लिक्विड लिमिट हमें 45 दिया हुआ है और प्लास्टिक लिमिट हमें 25 दिया है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आता है 20%। IP हमारे पास कितना आ गया, 20%। अब एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, IP 20% है और जो हमें दिया हुआ है परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रिक्शन, ये हमें गिवन कितना दिया हुआ है, 20%। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्टिविटी कितनी आ जाती है, 1। तो जिसका आंसर होगा D होगा। फिफ्थ, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखिए वाटर सैंपल को कौन से मेथड से निकाला जाता है। फर्स्ट है ओवर ड्राइंग मेथड, सेकंड है पिक्नोमीटर मेथड, थर्ड है सैंड बाथ मेथड, फोर्थ है अल्कोहल मेथड, फिफ्थ है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सिक्स्थ है टॉर्शनल मेथड, और सेवन्थ है रेडिएशन मेथड। अब देखिए हमें क्या पूछा क्या हुआ है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी, इनमें से कौन से, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ये नहीं यूज़ होता है, जार टेस्ट ये भी यूज़ नहीं होता है, द अल्कोहल मेथड, यस अल्कोहल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। फिर डी दिया हुआ है द श्रिंकेज लिमिट मेथड, ये भी नहीं है। तो जिसका राइट आंसर होगा C होगा। याद रखिए वाटर कंटेंट को फाइंड करने का, ओवर ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, फोर्थ अल्कोहल मेथड, फिफ्थ कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सिक्स्थ टॉर्शनल मेथड, सेवन्थ रेडिएशन मेथड। ओवर ड्राइंग जो मेथड होता है वेस्ट मेथड होता है। अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर की रेंज देखें, जो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है वो 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना इनऑर्गेनिक के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं, ऑर्गेनिक के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस। और इनऑर्गेनिक के लिए जिप्सम के लिए याद रखिए, जिप्सम के लिए याद रखना, जिप्सम के लिए कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 80%। जिप्सम सॉइल के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 80%। तो आप ये ध्यान में रखिए, जो इसका टेम्परेचर होगा इनऑर्गेनिक के लिए, जो ये है ये इनऑर्गेनिक के लिए है, इनऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। सिक्स्थ है आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज़ नॉट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ C2 यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। इनमें से कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है जो हमारे पास जो C2 यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट के लिए, सैंड बाथ मेथड, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। देखिए जो ये सैंड बाथ मेथड पढ़ा था, ये हमने क्या पढ़ा था, ये वाटर कंटेंट को फाइंड करने का मेथड है, तो यही यूज़ नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा A होगा। ये क्या फाइंड करता है, वाटर कंटेंट। सेवन्थ है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल यूज जनरली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइंड
फाइन ग्रेन सॉइल इन द लेबोरेटरी एज पर IS 2720। देखिए जो कोड के अकॉर्डिंग बताया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो बॉटल हम यूज़ करते हैं उसका जो होगा 50 ml यूज़ करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट है 8th, द लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंड्स टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। देखिए जब हमारी सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में आता है उसे हम लोग कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट है द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्ले सॉइल सैंपल वॉज डिटरमाइंड फॉर द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। what will be the correct sequence of occurrence of the following limits: plastic limit, liquid limit and shrinkage limit। फिर हम लोगों ने क्या बताना है इसमें, associated with the decreasing in moisture content। ओके, ऑर्डर क्या बताना हम लोगों ने, हायर मॉइस्चर कंटेंट टू लोअर मॉइस्चर कंटेंट। हमने हायर से लोअर में बताना है। तो जो हमने सिंबल यूज़ करने हैं P, L एंड S। तो देखिए जब ये हमारे पास क्या होता है, कंटेंट होता है, ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती हैं। तो ये एक्स एक्सिस में होता है वाटर कंटेंट और बाय एक्सिस में क्या होता है, वॉल्यूम। यहाँ से ग्राफ शुरू होता है और ये जाता है। तो फर्स्ट होता है सॉलिड स्टेज, सेकंड होता है सेमी सॉलिड, थर्ड होता है आपका प्लास्टिक एंड देन होता है प्लास्टिक स्टेज, देन होता है लिक्विड, और जो नीचे होता है वो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट होती है। अब हम लोगों ने क्या बताना है, ऑर्डर हायर से लोअर में जाना है। फर्स्ट आता है हमारे पास P से लिक्विड लिमिट, सेकंड आता है आपके पास प्लास्टिक लिमिट एंड थर्ड आता है आपके पास श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। जो इसका आंसर होगा D होगा, क्योंकि हमने हायर से लोअर में जाना है, यहाँ से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट 10th, द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन इज नॉन एज। देखिए ये क्या बोल, अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट का लॉस हो जाता है फिर भी वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये देखिए जब ये रिडक्शन हो जाता है उसे हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ये आपका श्रिंकेज लिमिट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा B होगा। ये आपका सॉलिड होता है और ये सेमी सॉलिड स्टेज होता है। अगर आप यहाँ पे मॉइस्चर का लॉस होना भी शुरू हो जाता है फिर भी कोई वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। 11th, आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेज। ओके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। इसे हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। 12th दिया है द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू दैट इन ड्राई स्टेट इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ थिक्सोट्रॉपी या कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। जो ये रेशियो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू ड्राई स्टेट, इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। इसका जो राइट आंसर होगा D होगा। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिक्नोमीटर मेथड, और इसका अदर क्या होता है, वाटर कंटेंट को भी फाइंड करता है पिक्नोमीटर मेथड। इसका जो राइट आंसर होगा A होगा। 14 दिया हुआ है डैश सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए जो हमारी प्लास्टिक IP की वैल्यू जिसमें 0 होती है वो हमारे पास कोर्स ग्रेन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा A होगा। बाकी IP की वैल्यू इनमें ग्रेटर होती है, क्ले में भी होती है, सिल्ट में भी होती है, फाइन ग्रेन में भी होती है, पर IP की वैल्यू 0 होती है कोर्स ग्रेन में, इसलिए अपनी प्लास्टिक स्टेज में नहीं आता है। 15 दिया हुआ है हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। A दिया हुआ है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है वो बियरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है। ये A B C D, A का थर्ड हो गया। जो हमारे पास हाइड्रोमीटर मेथड होता है ये आपका ग्रेन साइज़
फाइंड करता है। ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बी का फर्स्ट हो गया। और जो प्रोक्टर टेस्ट होता है, प्रोक्टर टेस्ट से हम कंपैक्शन करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से हम कंपैक्शन फाइंड करते हैं। सी का फोर्थ हो गया। और जो वेन टेस्ट होता है इससे हम लोग शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, तो डी का सेकंड हो गया। तो ये देखिए कहाँ मैच हो रहा है, 3142, 3142, इसका जो आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है द डायामीटर ऑफ द सीव यूज फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट इज। किस डाया की सीव को हम यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए? इसका जो राइट आंसर होगा डी, 425 माइक्रोन। याद रखिए डायामीटर ऑफ सीव यूज, जो हम किस डाया की सीव यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए, 425 माइक्रोन्स की। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। 17 दिया हुआ है द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नॉन एज। उसे हम कंसिस्टेंसी लिमिट कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट या श्रिंकेज लिमिट। इसका जो आंसर होगा उसका लिक्विड लिमिट होगा। इसका जो आंसर होगा सी, उसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। 18 दिया हुआ है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट इन ए लेबोरेटरी। देखिए जो मोस्ट एक्यूरेट होता है उसे हम ओवर ड्राइंग मेथड कहते हैं। इसका जो आंसर होगा ए होगा। 19 का दिया हुआ है टफनेस इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ। जो हमारा टफनेस इंडेक्स होता है वो हमारे पास IP डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है, फ्लो इंडेक्स। इसका जो आंसर होगा बी होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। 20 दिया है बीच ऑफ द सॉइल पोजेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखिए जो जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा क्ले में भी नहीं होता है, क्ले सिल्ट में भी जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं होता, सैंड में। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। यह आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।